ठीक ठीक बंदा था, काम अच्छे कर गया उसमें आर्किटेक्ट के अंदर। बाकी बंदा ठीक था, हाँ बाकी बंदा ठीक था। कोई बात नहीं। देखिए अगर मैंने आपको कल वाली जब क्लास पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जहांगीर की बहुत सारी बीवियां थी। जहांगीर ने कितनी बार कितनी शादियां करी हैं? जहांगीर ने 20 शादियां करी थी। और जहांगीर के बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे। उसके कुछ बच्चे मर भी गए थे पहले, है ना। जहांगीर के कुछ बच्चे मर भी गए थे। उसमें से सॉरी अकबर के कुछ बच्चे मर गए थे, तो उसमें से एक बच्चा था उसका जहांगीर, जिसका नाम क्या था? सालीम था। जहांगीर एक आप कह सकते हो कि एक डिप्सोमैनिक पर्सन था। बहुत ड्रिंक करता था, ओपियम को कंज्यूम करता था, और वो प्रेम में बहुत पागल था। वो जो उसकी बीवी थी जिसका नाम था नूरजहान, वो उसके प्रेम में बहुत पागल था। मेहरुन्निसा उसके प्रेम में बहुत पागल था। और मैंने आपको ये समझाया था कि जो मेहरुन्निसा है उसने एक जुनता बना रखी थी जिसके अंदर उसके पिताजी, उसका भाई था, वो खुद थी, और खुर्रम था। मैंने आपको बताया जो खुसरो था, जो उसका बेटा था, जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, अकबर चाहता था कि वो राजा बने, लेकिन किसी भी तरीके से जहांगीर जो है राजा बन जाता है। अब जहांगीर जो है बिल्कुल नशे में धुत, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके टाइम पीरियड के अंदर जो पेंटिंग्स हैं अपने पीक पे जाती हैं। उसके बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, ठीक है जी। और एक क्रूअल शासक आप कह सकते हो वो था। अंतिम समय के अंदर जब उसकी मौत आती है, तो उसकी मौत के बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम उसको देखनी पड़ती हैं, उसकी फैमिली को बहुत सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है कि अगला राजा कौन बनेगा। और हमारी क्लास भी आज यहीं से स्टार्ट होती है कि राजा बनने की कहानी क्या है। ठीक है जी। मैंने आपको कल वाली क्लास में समझा दिया था कि जो प्रिंस खुर्रम है, जिसका नाम आगे जाके क्या पड़ गया? शाहजहां। और शाहजहां तब पड़ा जब उसने साउथ में विजय प्राप्त करी है। तो जब उसने विजय प्राप्त करी शाहजहां ने वहां जाके, तो उसको मिलता है कि वो शाहजहां कहलाता है। प्रिंस खुर्रम शाहजहां चलाता है। लेकिन आपको मैंने ना जब सिखिज्म पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी मुगलों के बारे में, तख्त या ताबूज। याद है? तख्त ए ताबूज, या अगर आपने अपने सबको मार वार के जीत लिया तो आपको तो तख्त मिलेगा, नहीं तो आपको ताबूज मिले। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर कश्मीर के अंदर काबुल जा रहा होता है, और लाहौर के पास एक जगह के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। देखिए कुछ ऐसे कहते हैं कि जहांगीर को मारने में भी जो हाथ था वो नूरजहां का ही था। शाहजहां का यह कहना था कि इसी ने ही मेरे पिताजी को पॉइजन दिया और उसको मार दिया। ठीक है जी, पॉइजन दिया और मार दिया। लेकिन उसका शक था, क्या था भगवान जाने। लेकिन एक ये भी है, तो 28 अक्टूबर 1627 को जब जहांगीर मरता है, और जो ये है शाहजहां है, वो 14 फरवरी 1628 को राजा बनता है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। 28 अक्टूबर 1627 को इसके पिताजी की डेथ होती है, लेकिन शाहजहां शाहजहां 14 फरवरी 1628 को राजा बनता है। मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने ऐसा कुछ हुआ है कि वो अपनी गद्दी से दूर था। वो दूर था, तो हमें पूरा समझना पड़ेगा कि वो गद्दी से क्यों दूर रहा है, तभी आपको समझ में आएगी, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि नूरजहां की पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक कुछ इसकी पर्सनैलिटी इस तरीके की, बहुत ही चालाक औरत थी ये, बहुत चालाक औरत थी ये, बहुत चालाक औरत थी। और मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा ये बहुत ही खतरनाक थी। आपको पता होगा मेहरुन्निसा कैसे उसकी वाइफ बनती? जहांगीर की वो किसी की विडो थी। और याद रहे इस विडो की एक बेटी भी थी। याद है ना आपको? इसकी एक बेटी भी थी, है ना। इसने अपने पिताजी की कब्र पे एक बहुत बड़ा बेबी बच्चा ताज बनवा दिया था, याद है सबको? सबको याद होगा यहाँ। अब देखिए, जो मेहरून निसा होती है, उसका एक भाई होता है आसफ खान। क्या नाम है इसके भाई का? आसफ खान। क्या नाम है? आसफ खान। आपको ये सब नाम याद रखने पड़ेंगे। तो जो आसफ खान होता है वो मेहरून निसा का कौन होता है? भाई होता है। का भाई होता है, मेहरून निसा का भाई होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, आसफ खान अपनी बेटी, जिसका नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, क्या बोल रहा हूं, अंजुमन बानो बेगम, इसकी शादी ना शाहजहां से करवा देता है।
कहता है कि अगर मेरी बहन का बेटा बनता है, अगर तो दूसरे वाले बेटे को ये बनाती है, अगर शाहजहां का बड़ा भाई बनता है, मतलब मेहरुन्निसा का सगा बेटा अगर राजा बनता है, तो मेरा भांजा बनेगा, और अगर शाहजहां बनता है तो मेरा दामाद बनेगा। तो ये क्या करता है, अपनी बेटी की शादी 1612 के अंदर इससे करवा देता है। बना ये 1628 में जाके राजा है, मतलब इस बंदे की प्लानिंग 16 साल से चल रही थी। यही है मुमताज महल, इसी का नाम मुमताज महल है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जो मेहरुन्निसा है ना, मेहरुन्निसा का भाई था आसफ खान। आसफ खान की बेटी थी अंजुमन बानो बेगम। आसफ खान ने अपनी बेटी की शादी करवा दी शाहजहां से 1612 के अंदर। उसका यह दिमाग था कि अगर तो इसका बड़ा भाई बना, मतलब मेरी बहन का सगा बेटा बना, शाहजहां उसका सगा बेटा नहीं है, तो मेरा भांजा बनेगा राजा, और अगर वो नहीं बनेगा तो मेरा दामाद बनेगा। तो कुछ भी बनेगा तो यही यही सत्ता में रहेगा। आसफ खान बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये मेहरुन्निसा का भाई था और वो जुनता के अंदर भी था, अगर आपको याद हो तो अंजुमन बानो बेगम से वो 1612 में शादी करता है। वो छोटे होते हैं, 15-15, 14-14 साल के होते हैं, और इनकी शादी कर दी जाती है। अब क्या होता है, मेहरुन्निसा को एक बात पता चलती है। अब मेहरुन्निसा क्या करती है, अपनी बेटी की शादी, अपनी जो पहली जो उसकी शादी थी, उसकी जो पहली बेटी थी, वो अपनी दूसरी शादी में जहांगीर के बड़े बेटे के साथ, जिसका नाम होता है शहजाद शौर्यार शाहयार, उससे करवा देती है। अब मैं मेरी बात को ध्यान से समझो। आपस में भाई बहनों की शादी हुई है, मैंने आपको कल बताया था कि आपस में भाई बहन शादी कर रहे हैं। मेहरुन्निसा की दो शादियां हुई। एक वो पहले से किसी की वीडियो थी, उसकी बेटी थी। एक उसका बच्चा हुआ इसके साथ, जहांगीर के साथ, जिसका नाम था शहजाद शाहयार। उससे इसने अपनी बेटी की शादी करवा दी। इसका जो सगा भाई है आसफ खान, उसने अपनी बेटी की शादी इसी के छोटे भाई से करवा दी, जिसका नाम क्या था, शाहजहां। समझ में आ गया सबको? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है हमारी फिल्म के। देखो भाई क्या है, ये हमारी कोमोलिका है, जिसका नाम क्या डाला हमने, मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा का एक भाई है जिसका नाम क्या है, आसफ खान। क्या नाम है, आसफ खान। अब ये दो भाई हैं, एक तो शहरयार है और एक खुर्रम है। ये दोनों भाई हैं, ठीक है जी। इनके पिताजी तो एक ही हैं, इनके पापा एक हैं। इसने दो शादियां करी हैं, ये किसी की विडो है, तो उससे इसकी कोई डॉटर हुई, उसकी डॉटर की शादी इसने इससे करवा दी, और इसने अपनी डॉटर की शादी खुर्रम से करवा दी। समझ के बात का मतलब? अब तो समझ में आ गया हो सबको क्या था। चलिए जी, शादी करवा दी। अब क्या होता है, एक दिन कलंदर का किला होता है। कहाँ का किला होता है, कलंदर का किला। आपको पता होगा ना, मैंने पढ़ाया था कलंदर का किला था। तो कलहंद नहीं, ये कलंदर का किला है, कंधार नहीं है। हाँ सॉरी, कंधार का किला, कलंदर का तो कंधार का किला है। तो मेहरुन्निसा कहती है कि तुम जाओ और जाकर लड़ो, जाओ जाकर लड़ो। शाहजहां को बोलती है तुम जाके लड़ो। शाहजहां लड़ने के लिए पहुंच जाता है। सामने पर्शियंस होते हैं उसके सामने लड़ने वाले। इसको पता चलता है कि इसके पापा की तबीयत, और इसको ये बताता है आसफ खान कि शायद मेरी बहन एक प्लान बना रही है कि तेरे पापा को ना पॉइजन दे के मार देंगे। ये अपनी फौज मोड़ ले, अपनी फौज क्या कर लेता है, मोड़ लेता है। अब ये लड़ने के लिए चला जाता है, इससे लड़ने के लिए चला जाता है अपने पिताजी से। तब तक उसके पिताजी की मौत नहीं हुई थी, याद रहे, उसके पिताजी की मौत नहीं हुई थी। अब वो लड़ने के लिए चला जाता है। तो प्रिंस खुर्रम को ये डर था कि अगर मैं एब्सेंस में रहूंगा, तो मेरी जो माँ है, जो सौतेली माँ है नूर जहां, वो शायद को मार देगी, जहांगीर को मार देगी, और जहांगीर जाते आते बोल देगा जो शहरयार है उसको राजा बना दो। तो ये अपने बाप के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है, और वो कहता है कि पर्शियन से मैं बाद में लड़ लूंगा। वो लड़ेगा बाद में, वो लड़ेगा भी बाद में, और वो छोड़ देता है। वो अपने यहाँ पर लड़ने के लिए वापस यहाँ पर आ जाता है। अब ये आता है, तो इसका जो ससुर होता है, जो इसका ससुर होता है आसफ खान, वो इसका बड़ा फेवरेट होता है। आसफ खान कहता है अकबर, सॉरी अकबर कह रहा हूँ, शाहजहां, तेरे 14 बच्चे हैं, 7 तो मर चुके हैं, बाकी 7 मैं बचा लूंगा। कितने बच्चे हैं इसके पास, 14 बच्चे थे शाहजहां के, बहुत सारे थे। ये जो लेजिटिमेटेड चाइल्ड थे उनके बता रहा हूँ, 7 उसके बच्चे मर जाते हैं, छोटे एज में मर जाते हैं। 7 जो इसके बच्चे बच जाते हैं। तो वो शाहजहां को कहता है कि भाई तू काम रहे, तेरे 7 बच्चों को मैं अपने पास रखूंगा, प्लस मैं अपनी बहन को नजरबंद करवा रहा हूँ, और तेरे भाई को भी अरेस्ट करवा रहा हूँ, तू बस आ जा यहाँ पर। तो वो आता है, वो आता है। 1627 का टाइम आ चुका होता है, और इस टाइम तक तो उसके पापा की डेथ हो जाती है। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर इसका जो भाई होता है,
उसको राजा बना दिया जाता है, बना दिया जाता है बहुत टाइम के लिए। लेकिन मुगलों के अंदर इसको राजा नहीं माना गया। मुगलों में बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद जहांगीर, अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया। तो 28 अक्टूबर 1627 को इसकी डेथ हो गई। 7 नवंबर को इसको राजा बना दिया, लेकिन 19 जनवरी को उसको हटा भी दिया। और 14 फरवरी को राजा कौन बन गया? आपका शाहजहां बन गया। तो आसफ खान का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद उसने क्या करा, वो जैसे ही राजा बना उसने अपने सारे भाइयों को मरवा दिया, अपनी माँ को मरवा दिया, जितने भी ऐसे उसके एंटी थे शाहजहां के उसने सबको मरवा दिया, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसका टास्क सबसे पहले यही था। तो जैसे ही वो राजा बनता है वो उसने सबको जो है क्या कर दिया, मरवा दिया। और जैसे वो गद्दी पे बैठता है शाहजहां, तो उसको एक कर्ज होती है, बड़ा गुस्सा आता है कि जो जो मेरे खिलाफ है ना मैं सबको मार दूंगा, वो मार भी देता है। और जैसे ही वो राजा बनता है वो उपाधि लेता है, अबू उद मुजाफर साहिद उद्दीन मोहम्मद साहिब उद कुरान उद थानी शाहजहां पाशा गाजी, ये अपनी उपाधि लेता है। तो अगर कभी पूछ लें कि उपाधि किसने ली थी, तो 14 फरवरी 1628 को जब शाहजहां उस गद्दी पर आकर बैठा तो उसने सारी की सारी उपाधि ले ली थी। इसके बचपन का नाम क्या था? प्रिंस खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम नाम था। ठीक है जी। तो अब जब वो बनता है तो अपनी स्टेप मदर नूरजहान को जेल करवा देता है, अपना जो भाई होता है उसको मरवा देता है, अपने नेफ्यू को मरवा देता है, वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी वो नहीं छोड़ता, सबको मार देता है। बहुत जल्दी जल्दी वो अपना मारने का कार्यक्रम चालू कर देता है। इसकी गर्दन काट दो, उसकी गर्दन काट दो, सारे काम ये कर देता है। अब शाहजहां कोई ऐसा बंदा भी नहीं है कि उसने कोई विजय प्राप्ति नहीं करी है। वो मालवा में लड़के आया, आपको याद होगा, महाराणा प्रताप के बेटे से वो डील साइन करके आया है, वो चित्तौड़ जीत के आया है, वो साउथ का किंगडम जीत के आया है। तो उसने अच्छी खासी लड़ाइयां लड़ी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि शाहजहां बिल्कुल ही इनकेपेबल रूलर था, इसके पिताजी की तरह, जहांगीर की तरह, ऐसा तो नहीं कह सकते। अब इसका जन्म देख लेते हैं। तो 5 जनवरी 1592 उसका जन्म हुआ था। पिता का नाम था जहांगीर और इसकी मदर का नाम था जगत गोसाई, जिन्हें बोलते हैं मनवता बाई। मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसकी बहुत सारी बीवियां थी, तो उनमें से एक बीवी थी उसकी मनवत बाई, जिनका बेटा ये था। नूरजहां तो उसकी स्टेप मदर थी, शाहजहां की स्टेप मदर थी। अब क्या होता है देखिए, मैंने अभी आपको बताया, जो आसफ खान की बेटी होती है, क्या नाम होता है उसका? अंजुमन बानो बेगम। वो उससे शादी कर लेता है। इसकी शादियां और भी हुई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ताउम्र अपनी एक ही बीवी के साथ रहा, उसका नाम यही था। इसकी जो बीवी थी वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी और उसकी डेथ हो जाती है, ब्लड बहुत ज़्यादा बेचारी का हो जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। तो वो जो उसकी आखिरी जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था गौर आरा बेगम। क्या था? गौर आरा बेगम। तो महज 38 साल की उम्र के अंदर मुमताज महल की डेथ हो जाती है, मुमताज महल की डेथ हो जाती है। ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा और 30 घंटों तक वो लेबर पेन में रहती है और फिर उसकी वो डेथ हो जाती है। तो शुरुआत में तो उसकी कब्र को दफना देते हैं जीनाबाद के अंदर, ये भी दफना देते हैं। फिर अकबर फंड्स इकट्ठे करता है, वो अकबर कह रहा हूँ, शाहजहां फंड इकट्ठे करता है और वो दुनिया का क्या बनाता है, सबसे 7 वंडर में से एक वंडर, दैट इज ताजमहल। वो अपनी बीवी के लिए और अपने लिए एक मौजोलम बनवाता है। वो एक आर्किटेक्ट को बुलाता है 1631 के अंदर, आजा। 28 में तो मरा है उसका बाप, 31 में, 1627 में उसका बाप मरा, 28 में राजा बना है। तो फिर बीवी चली जाती है इसकी, क्योंकि उसकी बीवी कब, 1612 में उसकी शादी हुई, याद रखिए। तो बुलवाता है उस्ताद अहमद लोरी को, आजा भाई तू बना दे जरा, एक ताजमहल बनवाना है। अब वो ताजमहल बनाते हैं, बहुत पैसा लगता है ताजमहल बनाने। तभी यूनेस्को में 1983 के अंदर इसको क्या दी गई, जगह दी गई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। ताजमहल याद रखिएगा मुजुल्लम कॉम्प्लेक्स है, कब्र यहाँ पे रखी गई है। अप्रॉक्स 22 साल लगे थे इसको बनने के अंदर। और मैंने आज तक कभी देखा तो नहीं है ताजमहल, लेकिन जिन्होंने देखा है वो कहते हैं कि इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं दुनिया के। ठीक है जी। अच्छा, और जो ताजमहल है ना, वो जो पत्थर है उसके ऊपर जो नकाशी करी गई है उसे बोलते हैं पित्तौरा दौरा। ठीक है जी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ मुगलों के अंदर कि उन्होंने इतना मैग्निफिसेंट एक वो बनवाया, मौज़ोलम बनवाया। और 1998 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि इसका रंग पीला पड़ रहा था। तो पता चला था कि वहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिसके कारण वो रंग पीला पड़ रहा है। सारी फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी गई थी शाहजहां ने। ठीक है जी। और इसका बहुत पैसा लगा था, बहुत पैसा लगा था इसका, बहुत ज़्यादा पैसा लगा था। और जब ये बात इसके बेटे को पता चलती है औरंगज़ेब को, तो औरंगज़ेब क्या करता है, अपने बाप को अरेस्ट करवाता है। और बिल्कुल एक सामने एक सिर्फ खिड़की रहती है उसकी कमरे के अंदर, जहाँ से सिर्फ वो ताजमहल देख,
और औरंगजेब उसको इसलिए जेल में करवा देता है, उन्हें सारा पैसा इस मौजूलम पे लगा दिया। उसका मन तो एक और का भी था कि काला ताजमहल भी बनवाऊंगा, लेकिन इस टाइम के अंदर है, हाँ, इस टाइम के अंदर उसकी जो बेटी थी वो भी 8 साल तक अपने बाप के साथ जेल, ठीक है जी, जेल में रही है उसकी बेटी भी। बेटी थी ना इसलिए रही है जेल, बेटे ने जेल में डाल दिया था। उसकी बाकी शादियां किस किस से हुई हैं? कंधारी महल से हुई है, मुमताज महल तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ है, और इससे इर्नुसिया बेगम से हुई है। तो हमने इसकी सारी बीवियों में से केवल एक बीवी के बारे में पढ़ा, इसका नाम क्या था? मुमताज महल। किसकी कुड़ी थी वो? आसफ खान की। 1612 में उसका ब्याह हुआ, 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तो उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी याद में भाई ने क्या बनवा दिया? शाहजहां, ताजमहल बनवा दिया शाहजहां। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया इसके 14 बच्चे थे, 7 तो मर गए थे, बाकी इसके 4 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। औरंगजेब, दारा शिको, मुराद बख्श, शाह सूजा, जहां आरा बेगम, रोशनारा बेगम और गौर आरा बेगम। याद रहे, गौर आरा बेगम वही है इसको जन्म देते उसकी माँ की मौत हो गई। वो इतना पागल था मुमताज महल से, इतना पागल था उसके प्रेम के अंदर, और उसकी बेटी है ना जहां आरा बेगम, एक टाइम पे उसको अपनी बेटी में अपनी बीवी दिखाई देती थी। तो जब शाहजहां बाहर जाता था तो वो कहता था कि सारे हुक्म, जो हुक्म वर्ड आया ना, वो यहीं से आया कि सारे हुक्म तू देगी। मतलब वो इतना उसके प्रेम, उसकी शादी उन्होंने दी थी इसने, जो जहानारा बेगम की उसने शादी उन्होंने दी थी। क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन क्या पता उसने शादी कर भी ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, कर भी ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये था शाहजहां। तो शाहजहां का सबसे खतरनाक बेटा, वो जो नोटी बेटा ना औरंगजेब, वो है दारा शिको, मुराद बख्श और शाहजूजा। ये इसके बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया था 1615 के अंदर वो अमर सिंह से जाके लड़ बैठा मालवा के अंदर, जो महाराणा प्रताप के आगे वो थे, सिंह बने उनके बाद। और वो 1615 में उसको भी जीत लेता है, चित्तौड़ को जीत के आता है वो। उसके बाद उसको, वो साउथ में चला जाता है, साउथ को भी जीत के आ जाता है, और यहीं से उसको नाम क्या मिलता है? शाहजहां। क्या मिलता है? शाहजहां। देखिए, उसको शाह सुल्तान खुर्रम की उपाधि मिली है 1616 के अंदर, और 1617 के अंदर उसके बाप ने उसको बोला कि तू शाहजहां है। मतलब जहांगीर ने कहा कि तू क्या है? शाहजहां है। अब 1630 के अंदर ना एक फेमाइन आ गया, 28 में राजा बना, 30 के अंदर फेमाइन आ गया, पूरे भारत में फेमाइन आ गया। लेकिन इसने बहुत ही अपनी वो दिखाई, काइंडनेस दिखाई, और इसने बहुत सारे लंगर वगैरह लगाए, लोगों को खाना वाना दिया, और जो कर थे वो भी माफ कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि वो कंधार में लड़ने के लिए गया था, जब उसको पता चला कि उसके पिताजी बीमार है। याद है? उसको पता चला कि मेरे तो पिताजी बीमार है, ने फिर दोबारा से गाड़ी मोड़ी और दोबारा लड़ने के लिए गया वहाँ। ठीक है जी, और जीत प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है जी, जीत प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको याद हो, तो जहांगीर ने क्या किसी सिख गुरु को शहीद करा था? गुरु का नाम? बहुत बढ़िया, गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी के बाद अगले सिख गुरु कौन बने? ये पढ़ाया मैंने, क्या आप कौन बने? गुरु हरगोबिंद जी। तो अगर सिख एम्पायर से, सिखिज्म से लड़ाई करेगा शाहजहां, तो किससे करेगा? गुरु हरगोबिंद जी से। बस वही अगली स्लाइड है, अभी आ जाएगी, पहले वही पढ़ा। ये रहे, गुरु हरगोबिंद जी थे उस समय, में लड़ाइयाँ लड़ी, 3 बैटल्स ने लड़ी थी गुरु हरगोबिंद जी के खिलाफ, लेकिन तीनों बैटल्स वो हार गया था। बहुत कम बैटल्स थी, वो खुद लड़ने के लिए नहीं गया था। तो में शाहजहां बहुत ताकतवर था, मुगल बहुत ताकतवर थे, तो खुद लड़ने के लिए नहीं गया था, लेकिन हाँ 3 बैटल्स हुई थी, तीनों ही हार गया था। ठीक है जी, क्योंकि उसको टक्कर में भी तो लड़ना है ना, तो मराठाओं से भी लड़ना है, उसको बहुतों से लड़ना है, आप समझ रहे हो ना, सभी से उसने लड़ना है। उसके बाद भाई बॉब द बिल्डर तो था ही था ही, बॉब द बिल्डर तो था ही, शाहजहां ने वो बनवाया, अपना ताजमहल बनवाया। उसके बाद उसको लाल किला बनवाने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या जरूरत पड़ेगी लाल किला बनवाने की? तो वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करना चाहता था आगरा से दिल्ली। तो जब वो आगरा से दिल्ली आएगा तो कहाँ रहेगा? अपने घर वालों को कहाँ ठिकाएगा? तो उसने 12 मई 1639 के अंदर लाल किले का निर्माण करवाया, जो 1648 में जाकर पूरा हो गया लाल किला। तो 18 18 से लेकर 33 मीटर की इसकी हाइट है। इसका भी वही आर्किटेक्ट है जो किसका था? ताजमहल का। इसका नाम है उस्ताद अहमद लोरी। तो आगरा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई है। अब ताजमहल, आगरा लाल किला के 2 गेट हैं, मैं आपको बता दूं, लाल किला में बहुत बड़ी आक्रमण भी हुआ है। देखो, आपको ये फैक्ट पता होगा कि ये जो मुगलों के जो आज दिखाई देते हैं वो ऐसे नहीं थे। जहां जहां पे आज वो काली पट्टी भरी हुई है ना, वहां उसने गोल्ड और सोने भरे हुए थे, सोना भरा हुआ था, हीरे भरे हुए थे, प्रीशियस स्टोन्स जड़े हुए थे वहां पर, जो अंग्रेज वगैरह निकाल के ले गए या बाकी लोग निकाल कर ले गए।
आज वो इतनी बिल्डिंग्स भव्य हैं, तो उस समय वो क्या ही बिल्डिंग्स होती हो, समझ रहे हो। तो इसके दो गेट्स हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि लाल किला के कितने गेट हैं, तो लाल किला के दो गेट हैं, एक है लाहौरी गेट और दूसरा है दिल्ली गेट। तो जो मेन एंट्रेंस होती है वो लाहौरी गेट से होती है, याद रखना। जो रेड फोर्ट की जो मेन एंट्रेंस होती है वो लाहौरी गेट से होती है, पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और फिर दूसरा कौन सा गेट है, दिल्ली गेट है। दोनों ये किसने बनवाए हैं, शाहजहां ने बनवाए हैं। उसके बाद शाहजहां ने क्या करा, शाहजहां ने, अच्छा ये जो नाम है इसका लाल किला, इसका नाम पहले लाल किला नहीं था, इसका नाम था ब्लेस्ड फोर्ट, किला ए मुबारक, किला ए मुबारक। तो आपसे पूछ सकते हैं भारत में किसका नाम किले मुबारक है, तो वो लाल किले का। इसे ब्लेस्ड फोर्ट कहते हैं। ये इसने इसलिए बनवाया था कि इसका जो पूरा परिवार है जो आगरा से आएगा तो वो कहाँ रहेगा, वो चाहता था कि वो कहाँ रहे, लाल किला में रहे, जिसका नाम क्या है, ब्लेस्ड फोर्ट, किला ए मुबारक। और साल 2007 के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। उसके बाद उसने मोती मस्जिद बनवाई है आगरा के अंदर, शाहजहां ने, ठीक है जी। मोती मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई है आगरा के अंदर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मस्जिद है जीना नौमा, ये जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर, बिल्कुल लाल किला के सामने। अगर आपको पता होगा तो वो नमाज पढ़ने कहाँ जाएगा, तो उसने पूरी की पूरी एक मस्जिद बनवाई। ठीक है जी, 1644 से लेकर 1656 तक ये बन के तैयार हुई, 11 साल लगे इस मस्जिद को बनने के लिए, और इसने वो मस्जिद बनवाई। ठीक है जी, याद रहे। उसके बाद उसने दो अपने यहाँ पर बनवाए लाल किला के अंदर, एक बनवाया दीवाने खास और एक बनाया दीवाने आम। दीवाने आम में क्या था कि आम लोग आते थे उससे आके मिलते थे, और दीवाने खास में एक बहुत खास चीज, जानते हो क्या था, मालूम है किसी को, कोई हिस्ट्री पढ़ता है थोड़ी बहुत भी, मालूम। तो पूरी दुनिया जिसके लिए पागल थी, मयूर सिंह ने बनवाया मयूर सिंहासन। इसके अंदर मयूर सिंहासन के अंदर इसने एक अपने लिए बैठने के लिए जगह बनवाई थी दीवाने खास के अंदर। ऐसा कोई दुनिया का सोना नहीं था, ऐसा कोई डायमंड नहीं था, ऐसी कोई चीज नहीं थी यहाँ पे ना। तो शाहजहां वहां बैठ के लोगों से बात। उसके बाद जब नादिर शाह आया 1739 के अंदर, तो उसको चुरा कर ले गया। ठीक है जी, नादिर शाह चुरा के ले गया। अब ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के पास है, कोहिनूर लगा हुआ था इसके अंदर। ठीक है जी, इसे पिकॉक थ्रोन भी कहते हैं। ठीक है जी, और पिकॉक थ्रोन वो चुरा के ले गया था नादिर शाह। उसका एक डायमंड वो पहनता था अपने सिर के अंदर, नादिर शाह। बहुत ही भव्य था और वो दीवाने खास में रखा गया था, जहाँ पर शाहजहां बैठ के सारे हुक्म सुनाया करता था, सिर्फ खास लोगों के। ये क्या था, दीवाने खास। 1635 से लेकर 1729 तक तो ये रहा। लेकिन आपको पता है कि 1707 में तो औरंगजेब निकल गया था, तो औरंगजेब के बाद जितने भी लोग आए वो सब ऐसे ही थे। ठीक है जी, फिर ब्रिटिशर्स ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, भारी आक्रमण आने स्टार्ट हो गए। तो नादिर शाह बेटा उसको चुरा कर, ठीक है जी, नादिर शाह उसको चुरा कर, ये था कुछ इस प्रकार का, पूरा सोने से भरा हुआ, एक एक प्रीशियस डायमंड उस पर लगा हुआ था, जहाँ पर वो बैठ के सिर्फ हुक्म सुनता था। ठीक है जी, हुक्म। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की 35 से 40% वेल्थ इनके पास होती थी उस टाइम के अंदर। हो सकते हो कितना पैसा होगा इस बंदे के पास। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, उस समय पुर्तगाली आ जाते हैं। तो पुर्तगाली जो होते हैं ना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे होते हैं, जबरदस्ती लोगों को मार पीट रहे होते हैं। शाहजहां बोलता है कि नहीं भाई, इनसे भी जाके लड़ो। तो वो कासिम खान को भेजता है लड़ने के लिए पुर्तगालियों से। कौन भेजता है, कासिम खान को भेजता है। कौन भेजता है, शाहजहां भेजता है कि जा बाबू जाके लड़के आओ। उसके बाद देखिए, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये वाला, यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए जी, 1658 का टाइम पीरियड आया था। एक अफवाह फैल जाती है कि बीमार पड़ गया। इसकी 7 औलादें हैं, 3 लड़कियां और 4 लड़के। शाह सूजा ये बैठा हुआ बंगाल के अंदर गवर्नर बन, पूरे बंगाल को कौन संभाल रहा है, शाह सूजा। दारा शिकोह बैठा हुआ अपने पापा के साथ दिल्ली के अंदर, कि पापा की तबीयत खराब हो जाएगी, पापा का ध्यान रखो। मुराद बख्श बैठा हुआ है गुजरात के अंदर, और औरंगजेब बैठा हुआ है दक्कन के अंदर। मतलब भारत के 4 कोनों में इसके 4 औलादे बैठी हुई हैं, बैठी हुई हैं। अब क्या होता है कि एक अफवाह फैलती है 1658 के अंदर कि शाहजहां बीमार पड़ गया, और वो जाते जाते शाह सूजा को अगला किंग बनाने वाला है। किसको बनाने वाला है, शाह सूजा को। बस, अब दो भाई एक तरफ हो गए, दो भाई एक तरफ हो गए, लड़ाई स्टार्ट हो गई। मैंने आपको बताया था धर्मत का युद्ध हुआ था,
लेकिन उससे पहले जो 2-3 युद्ध हुए थे उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी वो मरा नहीं है, याद रखिए, एक अफवाह फैली थी। और उसके बाद सबको मार पीट के औरंगजेब जब राजा बनता है अगला, वो कहता है कि जी ऐसे राजा नहीं बनेगा, जो जीतेगा वो राजा बनेगा। औरंगजेब की सिंपल सी फिलॉसफी थी कि जो जीतेगा वो राजा बनेगा। वो सब अपने भाई बहनों को मारने के बाद जब राजा बनता है, अपने पापा को जेल करवा देता है। वो जेल करवाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसने इतनी इमारतें बनवाई, इतनी चीजें बनवाई कि मुगल सल्तनत का जो फंड्स था वो खत्म हो गया था। तो जो औरंगजेब है वो अपने बाप को जेल करवाता है और एक खिड़की खोल के रखता है। एक खिड़की खोल के रखता है कि उस खिड़की में से उस ताजमहल को देखता रहे उस ताजमहल को, और रोज कलपता रहे कि मैंने वो क्यों बनवाया। उसके बाद जब वो मर जाता है तो वो कहता है कि मैं अपने बाप को दफनाने भी नहीं दूँ। तो उसके जो नौकर होते हैं वो उसके शव को जाके दफना के आते हैं कि बेगम के साथ, जिसका नाम क्या है, मुमताज महल। तो इतना बड़ा व्यक्ति शाहजहां, उसका अंतिम टाइम कैसे आया, जहांगीर का अंतिम टाइम कैसे आया, उससे पहले अकबर था, उसका अंतिम समय कैसे आया, और उसके बाद औरंगजेब का अंत भी ऐसे ही होगा। ठीक है जी। तो इतना बड़ा बंदा, समझ रहे हो, जिसने भारत पे 1628 में वो राजा बना है और 1639 में उसकी मौत हुई है। 31 साल उसने भारत पे राज करा। क्या ही राज करा। और वो मरा कैसे कि बेटे ने आखिरी टाइम के अंदर वो बहुत बुरी तरीके से उसको, बैटल ऑफ तमूरगढ़ होती है। ठीक है जी। एक अफवाह फैल जाती है कि पिताजी बीमार है शाहजहां, लेकिन वो रिकवर कर जाता है। इस टाइम तक वो शाह सुजा भी लड़ने के लिए आ रहा होता है, उसको अरेस्ट करवा के अंदर डाल देता है, बैटल ऑफ समुद्रगढ़। ठीक है जी। तो उसकी जो बेटी होती है ना, जहानारा बेगम साहिबा, जो मुमताज की सबसे बड़ी बेटी होती है, वो अपने बाप के साथ रहती है। ठीक है जी। और आखिरी के टाइम के अंदर 74 साल की उम्र के अंदर शाहजहां की भी डेथ हो जाती है और वो इस दुनिया को, ठीक है जी, छोड़। अब यहाँ से हमने क्या पढ़ना है, अब गद्दी पे कौन बैठने वाला है, भारत का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब। तो ये आखिरी मुगल किंग है। वैसे अगर आखिरी मुगल किंग देखोगे तो बहादुर शाह जफर 2 है, लेकिन यही था किंग आखिरी। इसके बाद जब 1707 के अंदर ये मरेगा, फिर मुगल सल्तनत खत्म होने पर आ जाती। ठीक है जी। और औरंगजेब कहते हैं कि बहुत खतरनाक था, 100 बुराइयां थी, लेकिन वो ईमानदार, बहुत ईमानदार। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए तख्त ए ताबूस, या तो तख्त मिलेगा नहीं तो ताबूस मिलेगा। आई होप सबको शाहजहां समझ में आ गया होगा और आपका कल मुगल सल्तनत सारा का सारा खत्म हो जाएगा। एक बार सब लोग गैस देखेंगे बेटे। मैंने आपको बताया था कि शाहजहां के 14 बच्चे थे। 7 तो पहले ही मर गए थे, बाद में 7 बच्चे थे, 4 भाई थे, 3 बहनें थी। औरंगजेब जो था, वो उसका जो शुरुआती जो समय था, तब से लेके जो उसका अंतिम समय रहा, उसकी पूरी की पूरी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, अप्स एंड डाउन की थी। एक तो इसके टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा मुगलों ने जो है अपना क्षेत्रफल बढ़ाया, इसके ऊपर जीनत पे कभी भी नहीं रहा। और औरंगजेब कैसे राजा बना, औरंगजेब एक राजा, ऐसा राजा जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया मुगलों के अंदर। आप कह सकते हो कि हुमायूं भी भाग गया था, लेकिन हुमायूं तो 2 भाग के वापस आया था ना, लेकिन इसने तो भारत में रहते हुए 2 बार अपना जो है राज तिलक करवाया है, मतलब कोरोनेशन करवाया है, राजाभिषेक करवाया है। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे पैदा हुआ, क्या था इसकी बर्थ की हिस्ट्री क्या है। तो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, इनका पुत्र हुआ खुर्रम, खुर्रम की बीवी थी मुमताज़ महल। मुमताज़ महल से इसके 14 बच्चे हुए, जिसमें से 7 बच्चे जो थे वो मर गए थे और 7 बच्चे बच गए थे। शाह सूजा, औरंगज़ेब, दारा शिकोह, मुराद बख्श, ये 4 भाई हैं। जहान आरा बेगम, रोशनारा बेगम और गुलहार आरा बेगम, ये इसकी 3 बहनें हैं। देखिए, जो जहां आरा बेगम है उसने शाहजहां का अंतिम टाइम तक अपने पिता का साथ दिया। और ये जो पूरा जो मुगल्स है ना, ये सबसे ज़्यादा जो इनका, जो शाहजहां का जो फेवरेट बेटा था वो था शाह सूजा। मतलब अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। उसने उसको दिल्ली दे रखी थी, और ऐसा कहा जाता था कि सब कुछ शाहजहां के अंतिम टाइम पे शाह सूजा ही करता था। उसकी बहनें भी उससे प्यार करती थी। जहांआरा बेगम ने तो उस टाइम के अंदर अपने भाई की शादी में 32 लाख रुपए दिए थे। उस जमाने में 32 लाख रुपए दिए थे उस टाइम पे अपने भाई को शादी के लिए। 3 नवंबर 1618 को इसका जन्म होता है। और जन्म के नाम पे जिसका टाइम जो नाम होता है वो होता है मुई अली दीन मोहम्मद
और इनका जन्म गुजरात में होता है, दाहोद नाम की जगह के अंदर। ठीक है जी। आपको पता होगा कि जो नूरजहान है, और उसने अपने जो बेटा, जो बड़ा बेटा था, उसको राजा बना दिया था कुछ टाइम पीरियड के लिए। और तब तक जो है शाहजहां राजा नहीं बना था, डिफेक्टो रूलर बना हो, तो कुछ टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, मैंने बताया नहीं, 3 महीने भी कहा, 1.5-2 महीने की बात थी, बना था। तो उस टाइम पर इसने जो है, नूरजहान ने इसके बच्चों को ना लाहौर में बंद करवा दिया था। जब ये बहुत छोटा था, तो पापा तख्त के लिए लड़ रहे हैं, तो सब बच्चों को लाहौर के अंदर इनको जेल करवा दी थी, मतलब नज़रबंद कर दिया था। तभी इसने लाहौर के अंदर वो मस्जिद बनवाई है। ठीक है जी। लाहौर में जो मस्जिद है, वो अभी पता चलेगी उसने क्यों बनवाई थी, वो इसका रीज़न था बनवाने का। तो 1626 के अंदर दारा शिकोह और उसके भाई औरंगजेब दोनों को ही होस्टेज बनाया गया था लाहौर के अंदर, 1626 के अंदर बना दिया गया था। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रिंस खुर्रम है, यानी कि जो शाहजहां है, वो भारत का रूलर बन जाता है। और 1633 का टाइम आता है जब दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों ही अपने बाप से मिलने के लिए आते हैं आगरा के अंदर। एक दिन क्या होता है, एक पागल हाथी हो जाता है, हाथी जो होता है वो पागल हो जाता है, और औरंगजेब उससे लड़ने के लिए चला जाता है, उसको काबू करने के लिए चला जाता है। एक स्टैम्पेड सा मच जाता है और औरंगजेब उस हाथी को काबू में कर लेता है। इवन दारा शिकोह भी जाता है, लेकिन दारा शिकोह नहीं कर पाता है, औरंगजेब कर लेता है। तो इसके जो पिताजी हैं, इसको उपाधि देते हैं बहादुर की। तो बहादुर की उपाधि कब मिली, जब एक एलिफेंट हुआ, एक एलिफेंट मैड हुआ, एक स्टैम्पेड हुआ, और इस स्टैम्पेड के अंदर जो है, उन्होंने जो है उसको उपाधि दी, किसकी, बहादुर की उपाधि दी। तो आपको एलिफेंट से याद रहेगा औरंगजेब। आपसे डिफिकल्ट सवाल पूछा जा सकता है कि क्या था ये हाथी वाला स्टैम्पेड, किस औरंगजेब के टाइम पीरियड पे हो, या औरंगजेब को क्या उपाधि दी। तो बहादुर की उपाधि दी थी औरंगजेब को उसके पिता ने 1633 के अंदर, याद रखिएगा 1633 में दी थी। और ये भी बात याद रहे, फरवरी 1628 के अंदर शाहजहां राजा बना था भारत का। याद आया। मृत्यु उसके नवंबर में हुई है इसके बाप की, लेकिन ये जो राजा बना है वो फरवरी में बना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद जब छोटा सा ये ज़्यादा उम्र नहीं होती है, तो एक छोटा सा रिबेलियन होता है बुंदेलखंड के अंदर। तो शाहजहां बोलता है कि तुम जाओ और जाकर लड़ के आओ। तो ज़्यादा उम्र नहीं होती है इसकी, जाता है और ये जीत आता है, बुंदेलखंड को जीत आता है। और उस समय जुझार सिंह होता है रूलर वहाँ का, उसको वो सप्रेस कर देता है। उसके बाद क्या होता है, दक्कन के अंदर सबसे ज़्यादा विद्रोह देखने को मिलता है शाहजहां को। शाहजहां अपने बेटे औरंगजेब को यहाँ भेज देता है लड़ने के लिए। आपको पता होगा वो जो आदिल शाह था, याद है, वो छत्रपति शिवाजी से जिन्होंने जिनको मार दिया था, और कितनी वो लड़ाइयाँ चल रही थी मराठाओं की। तो जो शाहजहां है वो औरंगजेब को दक्कन में भेजता है। एक टाइम पीरियड तो ऐसा आता है कि औरंगजेब पूरी लड़ाई जीत जाता है, मतलब पूरा काबू में कर लेता है, लेकिन इसके भाई का ऑर्डर आता है शाह सूजा का कि ये सारी फौज वापस ले आओ, क्योंकि वो दिल्ली में बैठा होता है। जो शाह सूजा होता है वो दिल्ली बैठा होता है, तो वो कहता है कि इसको वापस बुला लो। अब देखिए भाई क्या होता है, औरंगजेब सबसे पहले जो शादी करता है वो करता है दिलराज बानो से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ है इसकी, दिलराज बानो, याद रखिएगा। 1637 में शादी करता है, इसके पास लगातार 3-4 शादियां करता है, लेकिन जो इसकी जो सबसे चीफ जो कंसर्ट होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ जो होती है, वो दिलराज बानो है। ठीक है जी। और वो बहुत सारे किंगडम्स जीतते हैं। फिर उसने शादियां भी करी, हीराबाई से करी, नवाब बाई से करी। और जब गुजरात के पास, जब पुर्तगालियों से इसका लड़ाई होती है, दमन के पास लड़ाई होती है, तो वहाँ की भी अंग्रेज महिला से शादी कर लेता है। उसका नाम होता है औरंगाबादी महल, का नाम रखा जाता है। आपने औरंगाबाद सुना होगा ना, महाराष्ट्र के अंदर, वो इसी के नाम पे, लेकिन अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब छत्रपति शिवाजी जो बेटा था उनका, उनके नाम पे कर दिया, संभाजी नगर कर दिया उसका नाम, पहले औरंगाबाद था उसका नाम। तो दिलराज बानो की सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ है, जिसके लिए उसने फिर वो गरीबों का ताजमहल बनवाया, बोलते हैं ना, गरीबों का, बीबी का मकबरा गरीबों का ताजमहल कहते हैं ना उसको। तो वो उसने बनवाया दिलराज बानो के लिए। बाकी भी इसकी बीवी हैं ये वाली, हीरा भाई, नवाब भाई, और ये। तो देखिए 1644 में औरंगजेब की, देखिए अब इसमें ना क्या है, 2-3 कथन है। अगर आप DD1 पे डॉक्यूमेंट्री देखते हो ना औरंगजेब के ऊपर, पहले ना डॉक्यूमेंट्री आती है, उस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया गया था कि औरंगजेब इसलिए नाराज हो गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा था, और उसका भाई ये नहीं चाहता था कि इतना पावरफुल हो जाए।
एक कथन ये कहता है कि इसकी बहन जल के मर गई थी एक 1644 के अंदर। तो ये मिलने नहीं आया अपने पिता से। तो इसके बाप ने क्या करा, इसको दक्कन से सूबादार पद हटा दिया, उसको गुजरात भेज दिया। ये दो है। एक तो ये है कि इसके भाई ने सब कुछ करवाया, और दूसरा ये है कि एक ऐसा था कि 1644 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगजेब इस घटना के 3 हफ्ते बाद आगरा आया, जिससे उसके पिता जो शाहजहां थे उस दिया। औरंगजेब ने 7 महीने तक दरबार नहीं गया। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। अब एक कथन तो यह, दूसरा ये है कि जो उसका भाई था वो ही नहीं चाहता था कि वो राजा बने दक्कन के अंदर, क्योंकि वो बहुत ऐसा, उस पर ना चोरी का आरोप लगा। उस पर चोरी का आरोप लगा। देखिए उस जमाने में क्या होता था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और सबको ही राजा बनना था। सबको ही राजा बनना था। तो जो उनके जो वफादार होते थे ना, वो भड़काते थे एक दूसरे को कि आपके भाई ये कर सकता है, आपका भाई वो कर सकता है, इस प्रकार से। तो उसको फिर दक्कन का हटा के, याद रखना पहले वो दक्कन में अच्छा था, जीत रहा था, लेकिन दक्कन से हटा के उसको गुजरात भेज दिया। और गुजरात में भी उसने बहुत अच्छा जीता, बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। एक और भी कहा जाता है कि वो ना फकीर बन गया था। जो औरंगजेब है वो फकीर बन गया था। फकीर मतलब ये कि औरंगजेब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि, मैं आपको बताऊंगा, वो अपना जो जीवन जीता था, वो जीता था टोपियां बन के और कुरान लिख के, उससे जीता था। तो वो, ये उसको डर था। मतलब उसका फादर जो था वो उससे नाराज था कि तू फकीर कैसे बन सकता है, एक राजा फकीर नहीं बन सकता। तो ये भी एक ऐसे पॉइंट बनते हैं कि बहन जलकर मर गई एक भाई वाला, और तीसरा ये है कि वो फकीर बन गया था, इसलिए उसका बाप उससे गुस्सा हो गया था, इसलिए उसको दक्कन से उठा के कहाँ फेंक दिया, गुजरात के अंदर फेंक दिया। याद रहे। अब देखिए 1645 के अंदर उसे गवर्नर बनाया जाता है गुजरात का, और 1647 में गवर्नर बनाया जाता है अफगानिस्तान का, इसका नाम है बलक। अब यहां से उसको हटा दिया जाता है, गुजरात से भी। गुजरात से इसके भाई जो मुराद बख्श है उसको भेज दिया जाता है, इसको दोबारा दक्कन भेज देते हैं। आप ढंग से समझो मैं क्या कह रहा हूं। पहले इसको दक्कन में भेजा हुआ था, दक्कन में अच्छा खासा युद्ध जीत रहा था, लेकिन जो दिल्ली में इसका भाई बैठा हुआ है वो नहीं चाहता था, ये दारा शिकोह, कि ये जो है राजा बने। तो पिताजी को भड़का के, जैसे मर्जी समझ लो, इसको गुजरात भेजते हैं। गुजरात और अफगानिस्तान के अंदर ये जब लड़ाइयाँ लड़ता है तो उसके पिताजी को फिर समझ में नहीं आता। तो वो उसको बोलते हैं तो दोबारा से वहां जा, दक्कन में चला जा, और गुजरात किसको दे दिया, इसके भाई मुराद बख्श को। ठीक है जी। तो गुजरात किसके पास चला गया, मुराद बख्श के पास चला गया। और औरंगजेब फिर से कहां चला गया, दक्कन में चला गया, दोबारा से दक्कन के अंदर चला गया। अब देखिए एक जो उसकी सेना थी दक्कन के अंदर, उसका जो कमांडर था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट और वफादार व्यक्ति था औरंगजेब का, जिसने बहुत सारी विजय प्राप्त करी हैं साउथ के अंदर। पूरा का पूरा साउथ हथियार लिया था। आपको पता है कितना ये लड़ रहा था उनके साथ, सबके साथ कितना लड़ रहा था। पूरा इसने काबू कर लिया था उसने। ठीक है, पूरा काबू कर लिया था। फिर आते हैं बिदार, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आप बिदार नजर आ रहा है आपको, अहमदनगर बीजापुर के बिल्कुल छोटे से बिदार के अंदर। तो बिदार को ये जीत लेता है, बिदार को औरंगजेब जीत लेता है। और ये सेज चलता है, सेज ऑफ बिदार, लेकिन वो उसको जीत लेता है। तो इसकी विजय होती है। इसका मिलिट्री कमांडर कौन है, मुर्शिद कुली खान है। अब देखिए दिल्ली और आगरा के ऊपर तो शाहजहां रूल कर रहा है, लेकिन जो शाहजहां का बेटा है दारा शिकोह, ये अपने बाप का बहुत फेवरेट बेटा है। एक तो ये बहुत शांत स्वभाव का है, थोड़ा सा लिबरल भी है। ये आप कह सकते हो अकबर जैसी पर्सनैलिटी है इसकी। इसकी जो पर्सनैलिटी है वो अकबर जैसी है, और शाहजहां इसको बहुत पसंद करता है। शाहजहां ये चाहता है कि दारा शिकोह दिल्ली और आगरा संभाले, जो वो संभाल भी रहा है, और वो राजा बने। औरंगजेब बैठा हुआ है डेक्कन के अंदर, शाह सूजा इसका भाई बैठा हुआ है बंगाल के अंदर, और मुराद बख्श बैठा हुआ है कहां पर, गुजरात के अंदर। औरंगजेब दक्कन में बैठा हुआ है और उसको ये लगता है कि ये सब जो मुझे पहले दक्कन से उठा के गुजरात भेजा, गुजरात से अफगानिस्तान भेजा, फिर मुराद को जो है गुजरात भेज दिया, और शाह शुजा को बंगाल भेज दिया, ये सब शाहजहां नहीं कर रहा है। ये सब कौन कर रहा है, दारा शिकोह कर रहा है। अब क्या होता है कि चारों भाई दूर बैठे एक दूसरे से, और धीरे धीरे इनके अंदर एक मिसकम्युनिकेशन सी फैल जाती है। इनके जो सिफा सलाहकार होते हैं, जो इनके आसपास के होते हैं, वो कहते हैं कि सर ये न्यूज़ फैल रही है, शायद वो राजा बन रहा है या वो राजा बन रहा है, कुछ इस तरीके से वो भ्रमित होते हैं। भ्रमित कैसे होते हैं, देखिए क्या होता है, उस समय एक प्रथा होती थी, जरोधा दर्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा प्रथा क्या है ये।
अकबर ये प्रथा लेके आया था। इस प्रथा में क्या था, जो राजा होगा वो सुबह उठ के अपनी प्रजा के सामने डेली आएगा। इसे बोलते हैं जरोखा दर्शन। बहुत दिन हो गए, शाहजहां की तबीयत ठीक नहीं थी और शाहजहां जरोखा दर्शन के लिए नहीं आया। ये बात औरंगजेब को बताई गई कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है, आपके पिताजी का देहांत हो चुका है, और ये बात ना दारा शिकोह छुपा के रख रहा है कि कहीं विद्रोह ना हो जाए। और शाह सूजा ने इस टाइम पे अपने आप को बंगाल का राजा नियुक्त कर दिया कि मैं भैया फ्री राजा हूं बंगाल का। मतलब उसको भी खबर फैल गई ना कि पिताजी ऐसे ऐसे हो गई है। और सबसे बड़ा पॉइंट था कि जरोधा दर्शन का ऐसा कहा गया कि उस समय सारी दुकानें बंद करवा दी उस इलाके की, और बिल्कुल एकदम शांति का माहौल हो गया मुगलों के बीच में। तो औरंगजेब को ये लगा कि भैया ये तो दारा शिकोह पूरी गद्दी संभाल लेगा, पूरा सल्तनत संभाल लेगा। अब ये जो है दिल्ली की ओर कूच करता है, दिल्ली की ओर कूच करता है। अगर आप एक चीज समझो, एक बंदा गुजरात से निकले और एक बंदा दक्कन से निकले तो कहीं ना कहीं आके मिलेंगे मिलेंगे। वो मिले। दारा शिकोह के खास ने उसको रोक लिया रास्ते में ही। कहाँ जा रहा है भाई तू? उसका नाम था जसवंत सिंह राठौर। वो टेंट लगा के बैठे हुए अपने कैंप लगा के, वो कहता है कि मुराद बख्श को बोलो कि वो भी चलना चालू करे, अपनी फौज लेके चालू करे, और मैं यहां से अपनी फौज लेके चलता हूं। जसवंत सिंह राठौड़ उनको रास्ते में रोकता है, दोनों भाइयों को, कहता है कि आप आगे नहीं जा सकते, ये ऑर्डर शाहजहां का आया है। और वो कहता है जी शाहजहां तो है ही नहीं दुनिया के अंदर। कहता है नहीं, शाहजहां की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो जसवंत सिंह से कहते हैं कि तुम दो लड़कों को, दो बेटों को अपने बाप से मिलने भी नहीं दोगे। तो वो कहता है कि मुझे दारा शिकोह का ऑर्डर है, आपको मना कर रहा है कि आप दिल्ली आगरा तक आओ। तो जसवंत सिंह के पास कोई चॉइस नहीं रहती है, उसको उनसे लड़ना पड़ता है, मुराद बख्श से। और औरंगजेब इस समय दोनों भाई साथ में हैं, और दोनों भाई मिल के दारा शिकोह के ही मिलिट्री कमांडर या मिलिट्री जो भी अलायंस कह लो उससे लड़ते हैं। और इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ धर्मत। 1658 के अंदर ये बैटल होती है, जिसके अंदर मुराद बख्श और औरंगजेब की फौजें एक तरफ होती हैं, जसवंत सिंह की फौज एक तरफ होती है, जिसको दारा शिकोह का सारा ध्यान होता है। अब 15 अप्रैल 1658 को एक बैटल होती है। औरंगजेब, ऐसा कहा जाता है, और मुराद बख्श ने 5000 लोगों को मार दिया था। अब ये बात ना शाहजहां को पता चलती है क्योंकि वो बीमार है। अभी तो उनको ये पता चल रहा है कि बाप मर चुका है। तो वो कहता है कि दारा शिकोह से कि यार ये अपने तो बंदे हैं सारे के सारे, जसवंत सिंह की फौज हमारी तो फौज है, हमें तो भारी लोगों से लड़ना है, और हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तू सुलह कर ले, तू सुलह कर ले, ऐसा वो शाहजहां उसको बोलता है कि तू सुलह कर ले और बातचीत करके हल निकाल ले। गुड इवनिंग मुकुल। अब वो अपनी फौजी आगे लेके जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो शाह सुजा भी तो बैठा हुआ है, और उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया है। तो वो भी तो अपनी फौज लेके आएगा ना, वो भी अपनी फौज लेके आएगा। और वो भी अपनी फौज लेके आ गया। शाह सुजा, मुराद बस और औरंगजेब तीनों ही अब आगरा की ओर बढ़ रहे हैं, और वो आके मिलते हैं मध्य प्रदेश के थोड़ा सा आगे इलाके पड़ता है, समूहगढ़। और 29 मई, बिल्कुल अगले महीने बैटल होती है। धर्मत के युद्ध के बाद ये अगली बैटल होती है 1658 के अंदर, 29 मई को। और इस बैटल के अंदर दारा शिकोह बुरे तरीके से हार जाता है। दारा शिकोह हार जाता है। हाँ, अब तीनों दारा शिकोह के अगेंस्ट था। इनका ये था अपरना कि हम तीनों भाई आपस में बात में बांट लेंगे, पहले इसको हटाओ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल था। दारा शिकोह बहुत फेवरेट था, सारी बहनें इसके साथ थी। पूरा मुगल सल्तनत ये चाहता है कि दारा शिकोह ही राजा बने, दारा शिकोह ही राजा बने। अब दारा शिकोह भागता है, उस तरफ भागता है, और वो गुरु अर्जुन देव जी के पास भी जाता है। ठीक है जी। फिर वो आगे भाग जाता है, लेकिन बाद में पकड़ के उसको मार दिया जाता है। ठीक है जी, मार दिया जाता है। अब क्या होता है, मुराद बख्श कैसे मर गया? मुराद बख्श तो औरंगजेब का बहुत खास है। 1658 के अंदर धर्मत का युद्ध लड़ा, 29 मई को उसने बैटल ऑफ समूहगढ़ लड़ी। तो मुराद बख्श कैसे मर गया? अब मुराद बख्श को कुछ बातें औरंगजेब के बारे में बाद में पता चल रही थी। उसके लोगों ने ये बोला कि औरंगजेब राजा बन जाएगा, आपको तो वो वैसे ही मार देगा।
मुराद बख्श कहता है ये मेरा भाई है, मेरे साथ ऐसा थोड़ा करेगा, मैंने तो अपने भाई का साथ दिया है, मेरा बड़ा भाई है, मैंने तो दारा शिकोह से लड़ने में उसकी मदद करी है। इससे कत्ल हो जाता है एक, मुराद बख्श से, मुराद बख्श से कत्ल हो जाता है, एक दीवान का कत्ल होता है गुजरात के अंदर, गुजरात का राजा ना, उससे कत्ल हो जाता है एक। अब औरंगजेब कहता है कि शरिया कानून के हिसाब से अगर मर्डर किया है तो जो उसके घर वाले हैं, अगर वो डिमांड करते हैं पैसों की, तो पैसे दे, तो ब्लड मनी आपने सुना होगा ना, ब्लड मनी, या तो वो कर लो, तो वो जो बंदा होता है मना कर देता है। तो मुराद बख्श को पता होता है इसके पीछे औरंगजेब ही है, और फिर इसको मार दिया जाता है। मुराद बख्श को भी मार दिया गया, दारा शिकोह को भी मार दिया गया। शाह शुजा को वो ये बोलता है कि तूने अगर बंगाल का राजा बनना है तो तू बन जा, ठीक है जी। लेकिन शाह शुजा भी टाल मटोल करता है, शाह शुजा को हटाया जाता है, और जिसका मामा था शेषता खान, याद आया, वो अपने मामा को राजा बना देता है वहां का। ठीक है जी, अब समझ में आया। शाह शुजा को हटा के अगला राजा कौन बनता है, ये बनता है। तो जो शाह शुजा जो औरंगजेब से लड़ने के लिए आया था, उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ ख्वाजा 1659। तो अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो धर्मत के युद्ध के अंदर तो दो भाई साथ में थे, मुराद और औरंगजेब। अगले महीने जब बैटल हुई, बैटल ऑफ समूगढ़, तो तीनों भाई साथ में थे। अगले साल बैटल 1659 के अंदर बैटल हुई तो शाह शुजा को एलिमिनेट कर दिया, और मुराद बख्श को 6061 के अंदर उसने एलिमिनेट कर दिया। दारा शिकोह को उसने बाद में एलिमिनेट करा है, लेकिन दारा शिकोह को भी वो मार देता है। मतलब अब मुगल सल्तनत पे कौन दबदबा बनाएगा, औरंगजेब। सिंपल सी बात थी, तख्त नहीं तो ताबूत, दोनों में से कोई एक चीज ही होगी, तख्त नहीं तो ताबूत। अब कुछ देखते हैं कि अब समझ में आएगा राजा कैसा बना है, वो कैसे अपने भाइयों को मार के वो राजा बने। बादशाही मॉस्क है लाहौर के अंदर। अब समझे लाहौर में वो मॉस्क क्यों बनवाया, क्योंकि बचपन का टाइम उसका वहां बीता है, तो उसने एक लाहौर में मॉस्क बनवाई थी, इसका नाम है बादशाही मॉस्क। बीबी का मकबरा, देखिए बीबी का मकबरा, इसकी जो बीवी है ना दिलराज बानो, उस पे बना है, लेकिन औरंगजेब ने नहीं बनवाया, औरंगजेब के बेटे ने बनवाया, उसका नाम है अजाम शाह, याद रखिएगा। और एक और मैं आपको बता दूं यहाँ पर बच्चा फैक्ट, कि जो औरंगजेब है उसकी जो बीवी है दिलराज बानो बेगम, उसका नाम ये रबिया उल दुरानी भी है। तो कहीं पूछ लेगी रबिया उल दुरानी किसका नाम है, तो रबिया उल दुरानी किसका नाम है, दिलराज बानो बेगम का ही ये नाम है। तो दो ही आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्चर्स हैं जो औरंगजेब के को कंट्रीब्यूट में जाता है। अब देखिए जब औरंगजेब सत्ता में आता है, तो एक तो बहुत ही क्रूर शासक होता है, बहुत क्रूर शासक होता है, बहुत क्रूर शासक होता है, और बहुत कत्लेआम मचाता है। वो किसी धर्म की परवाह नहीं करता, हिंदुओं को तो वो बहुत मारता है, सिखों के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, और जो भी उसके खिलाफ होता है वो सबको खत्म ही कर देता है। सबसे पहले आप देखिए जो मुगल सल्तनत थी, वो कहते हैं अकबर के टाइम में बहुत सारे हिंदू उसकी मिलिट्री में थे, 31.6%, सब 25-25 थे इससे पहले सब में। औरंगजेब के टाइम के अंदर 31.6% जो लोग हैं उसके उसमें थे, औरंगजेब की फौज के अंदर हिंदू थे। आपने राजा जय सिंह सुना होगा, गुरुद्वारा बंगला साहिब जिनका बंगलो हुआ करता था, याद है, वहां लड़ाई करने के लिए गए थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज को मनाने के लिए वो आए थे। ये इनका बहुत अच्छा दोस्त था। वो जो हाथी की लड़ाई नहीं हुई थी, तब भी जय सिंह साथ में था, और जय सिंह पे तो वो बहुत वो करता था। इवन मतलब वो सब मुसलमानों को छोड़ के वो हिंदू पे वो बेट लगाता था कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। समझ के बात का मतलब, समझ के बात का मतलब। आगे बढ़ते हैं, अब रेन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसने 1663 के अंदर, अच्छा 1658 के अंदर ना बेटा, इसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, जब बैटल ऑफ धर्मत हुई और बैटल ऑफ समूगढ़ हुई है, तो उसने 2 बार अपने आप को राज्य का क्या बोला है कि मैं राजा बन चुका हूं। तो 1663 के अंदर वो क्या करता है, सती को बैन कर देता है। उसके बाद ना वो फतवा अलमगिरी करता है, जिसके अंदर फोर्स्ड आपका कन्वर्जेंस होती है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। उसके बाद वो दिवाली के ऊपर, नवरोज के ऊपर, और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं मुहर्रम के ऊपर, वो सब पे बैन लगा देता है। मैंने यहाँ पे केवल नवरोज लिखा हुआ है, लेकिन वो दिवाली पे भी लगाता है और मुहर्रम पे भी लगाता है। वो कहता है कोई भी ये फेस्टिवल नहीं मनाएगा, ठीक है, कोई भी फेस्टिवल वो नहीं मनाएगा। अब औरंगजेब क्या करता है, ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जजिया का टैक्स लगाता है।
देखिए जजिया का टैक्स हिंदुओं पे लगाया जाता है कि अगर वो कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जजिया लगाया जाएगा। याद रहे अकबर ने जजिया को हटा दिया था। अकबर के बाद शाहजहां उसने भी नहीं रखा, लेकिन औरंगजेब जजिया लेके आ गया था। लेकिन औरंगजेब ने एक बात कही थी कि जो भी दलित होगा, जो पुअर होगा, जो विकलांग होगा और जो महिला होगी और जो ब्राह्मण होंगे, वो जो है सबके सब क्या है, एक्सक्लूड है, वो नहीं देंगे। तो याद रखिएगा वो नहीं देंगे। अब यहां पर क्या था, औरंगजेब का एक बेटा था अकबर दो। अकबर दो वही बेटा है इनका जो सिख गुरुज के पास भी जाता है, वो राजपूतों के पास भी जाता है, और फिर वो इनके बेटे के पास जाता है, छत्रपति शिवाजी के बेटे के पास जाता है। याद आया कि वो लेटर लिखता है उसको, याद आया मैंने पढ़ाया था। वो लेटर लिखता है कि बेटा तुम सही कर रहे हो उनके साथ मिलके। औरंगजेब झूठे लेटर लिखवाता था वो, ठीक है, कि हमने देखो कैसे इनको मार रहे हैं, अभी इनको हरा देंगे। तो ये है अकबर दो वही बेटा है। और अकबर दो ने बहुत विद्रोह करा कि पिताजी आप ये ठीक नहीं कर रहे हो जजिया टैक्स लगा के। तो उसने जजिया टैक्स लगाया था, इसने मुसलमानों पर भी टैक्स लगाया था। मैंने वो उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन हाँ उसने मुसलमानों पर भी टैक्स लगाया था, जो अपर मुसलमान थे उस पर उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था इसका, ठीक है। तो ये ब्राह्मण, विडोज, हैंडीकैप, एल्डर्स, अनएम्प्लॉयड, इन सब के ऊपर वो एग्जम्प्टेड थे, याद रहे। उसके बाद वो क्या करता है, सितंबर 1669 के अंदर वो विश्वनाथ टेम्पल जो हमारा वाराणसी के अंदर है उसको बोलता है कि आप तोड़ दो। ठीक है जी, तोड़ दो। क्यों तोड़ दो, राजा जय सिंह, मैं अभी आपको बता रहा था ना, इनके दादाजी ने बनवाया था, राजा मान सिंह ने उसको, राजा मान सिंह ने बनवाया था उसको। लेकिन ये टेम्पल को तोड़वाता क्यों है, हमें ये समझना पड़ेगा। आपको याद होगा छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे औरंगजेब से मिलने के लिए, और फिर वो स्केप कर गए थे। औरंगजेब को लगता था कि इस स्केप के पीछे जय सिंह का हाथ है, तो उसका बदला लेने के लिए उसने विश्वनाथ टेम्पल को खत्म करवा दिया, तोड़वा दिया। क्यों? क्योंकि उसके जो दादा ने बनवाया था मान सिंह ने, तो मान सिंह का पोतरा था जय सिंह, याद रहे। ठीक है, समझ में आ गया, इसका पोतरा था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1667 के अंदर, उस समय लुई 14 फ्रांस का राजा था, उसने पत्र लिख के दो बंदों को भारत में भेजा। एक का नाम है ली गाउस और दूसरे का नाम है बिट्रेट। ये दोनों गए औरंगजेब के हाथ जोड़े, कहते साहब हमें बचा लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमारी हेल्प कर देना। औरंगजेब कहता है कोई बात नहीं। औरंगजेब के साथ एक बंदा आता है फ्रांकोसिस बैरनियर, 12 साल तक ये फिजिशियन रहता है औरंगजेब का, मतलब इसका एक पर्सनल डॉक्टर हो गया एक तरीके से। तो वो है फ्रांकोसिस बार्नियर। याद रहेगा सबको फ्रेंच में कैसे उसके रिलेशंस कैसे रहे फ्रेंच के साथ। देखिए पूरी दुनिया के साथ उसके रिलेशंस थे, ऑटोमैन के साथ, यहाँ पे वहां पे। मैं आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ जो मेरे एग्जाम में आएगा, ठीक है बेटा। पूरी टाइम लाइन में इस तरीके से बता रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही होगी बेटा। अगला, आपको पता होगा शेस्ता खान मामा जी को भेज दिया उसने, बना दिया बंगाल के अंदर, मामा जी को बना दिया वहां पे, मामा को बना दिया। अब ये चौड़े हो गए थे, याद होगा आपको। तो फर्स्ट एंग्लो मुगल वॉर होती है, जिसको बोलते हैं चाइल्ड्स वॉर, और औरंगजेब ने हाथ जुड़वा दिए थे उनके, औरंगजेब ने हाथ जुड़वा दिए थे इनके, ठीक है जी। आप ये सोच लो कि औरंगजेब ने 50 साल राज करा है, इससे डर से अगले 150 साल तक राज करा है इन्होंने आगे, डर से इसके, कि कितना वो क्रूर शासक रहा होगा, समझ रहे हो ना। और उस समय इसने सारे जो इसके साथ की जो डायनेस्टी थी सबको उसने बीट कर दिया था पैसों के मामले में। अब हम आते हैं, सबसे पहले इनका एक जाटों का रिबेलियन होता है। अब सबसे पहले तो जाटों का रिबेलियन हो क्यों रहा है, देखिए एक तो इसने 1679 के अंदर जजिया लगाया है, 79 में 1669 के अंदर इसने मंदिर तोड़वाए हैं। तो जाटों ने क्या करा, जाटों के एक लीडर हुए जिनका नाम था गोकुला, गोकुला। इन्होंने जजिया, जजिया बाद में, पहले तो 600 में पहले जो मंदिर टूटे उनके लिए ये लड़ बैठे औरंगजेब के साथ। तो जाट रिबेलियन किसके टाइम पीरियड पे हुआ, औरंगजेब के टाइम पीरियड पे। और उस समय जो वो राजा कौन था जाटों का,
जो लीडर कौन थे, उनका नाम था गोकुला, लेकिन उनको बिहेड कर दिया औरंगजेब ने। ठीक है जी, औरंगजेब ने उनको क्या कर दिया, बिहेड कर दिया। उसके बाद इनके बेटे आते हैं, और वो तो क्या करते हैं, सुन क्या भूल जाओगे। इनके बेटे आते हैं, उनका नाम होता है राजा राम जाट। क्या नाम होता है, राजा राम जाट। राजा राम जाट क्या करते हैं, आगरा जाते हैं, अकबर की वो होती है कब्र, अकबर की कब्र पे सोने शोने लगे होते हैं, महंगे महंगे कालीन बिछे होते हैं, सब कुछ ले जाते हैं। यही नहीं, उसके बाद उसकी कब्र को खोदते हैं और उसकी हड्डियों को जला देते हैं। अब वो मुसलमान है, वो तो दफनाते हैं, तो अकबर की वो उसको जला देते हैं। तो वो होते हैं राजा राम जाट, ये अपने पिताजी की डेथ का बदला लेते हैं, गोकुला का। और औरंगजेब, आपको उस समय पता है वो कितना खतरनाक था, उनको भी बिहेड कर दिया। ठीक है जी। तो ये था जाट रिबेलियन। और जाट रिबेलियन किसके टाइम पीरियड में हुआ है, तो जाट रिबेलियन हुआ है औरंगजेब के टाइम पे, गोकुला। और दूसरा नाम क्या बेटा, राजा राम जाट, जो आपने याद रखना है, राजा राम जाट। अब ये मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं आपको मुगल्स और मराठा दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। कैसे प्रतापगढ़ फोर्ट पे हमला हुआ, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, जिसके अंदर 27 किले दे दिए, सबको याद है ना, 27 किले दे दिए। बाडी बेगम बाजीपुर की कौन थी, शेस्ता खान गया, उसकी 2 उंगलियां रह गई थी, याद है, याद आया, 2 उंगलियां रह गई थी उसकी, शेस्ता खान की। ठीक है, कैसे जय सिंह ने उनको बोला कि आप हमारे साथ चलो, याद आया सबको बेटा। तो 23 किले जो थे दिए थे। ठीक है, याद है सबको। तो इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके, कैसे उनको नजरबंद कर दिया, कैसे फिर वो वहां से चले जाते हैं, और जय सिंह पे इसका आरोप लगता है, याद रखना। और फिर उसका जो मंदिर था उसने वो खत्म करवा दिया। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। और जो अकबर 2 था, इसका जो बेटा था, वो पहले वहां गया, सिख गुरुस के पास गया, वहां से ये यहाँ पहुंच गया, इनके बेटे के पास, छत्रपति शिवाजी के बेटे छत्रपति जो सांबा जी है उनके पास चला जाता है। अभी मूवी भी आई है उनके ऊपर पीछे अभी। तो अकबर जो है, लेकिन औरंगजेब बड़ा खतरनाक होता है, चिट्ठियां लिख देता है। ठीक है जी, याद रहेगा ना बेटा। लेकिन औरंगजेब सांबा जी का भी फिर एग्जीक्यूशन कर देता है। ठीक है जी, एग्जीक्यूशन वो कर देता है। उसके बाद देखिए 1672 में घटना होती है, सतनामी मूवमेंट होता है। आपको याद होगा भगवान रविदास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है सतनामी मूवमेंट क्या था। तो औरंगजेब एक, सतनामी जो थे उस टाइम पे, जो यहाँ के जो थे, वो उनके ना सर पे बाल भी होते थे और आईब्रोज भी होती थी, कुछ इस तरीके से वो रखते थे। तो किसी लेडी को उन्होंने मार दिया था औरंगजेब की फौज ने। और फिर लड़ाई होगी, तो फिर ये जो सतनामीज हैं वो औरंगजेब के खिलाफ दिल्ली में आने लग गए। लेकिन औरंगजेब तो आपको पता ही है कितना खतरनाक है, औरंगजेब ने उस मूवमेंट को भी सप्रेस कर दिया 1672। और ये था सतनामी मूवमेंट, याद रहेगा, सतनामी मूवमेंट, जाट रिबेलियन, सब उसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि सिख गुरुज के साथ उसकी कितने वो रहे, औरंगजेब के साथ उनके क्या रिलेशंस रहे, उन्होंने कितनी वॉर्स लड़ी, और सिख गुरुज को कैसे एग्जीक्यूट करा गया, शहीद करा गया, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ भी हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि मुगल मराठास और सिख एम्पायर मैं दोनों ही पढ़ा चुका हूँ। और याद रहे बेटा, सारी की सारी वीडियो शेड्यूल्ड है, सिख एम्पायर भी पूरा का पूरा चला गया। ठीक है जी, सिख एम्पायर मतलब 24 फरवरी तक की सारी वीडियोस वहां पर हैं। मैं डेली एक वीडियो का टेस्ट लूंगा, डेली एक वीडियो का मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, याद रहे, डेली लूंगा। तो आपने 15-20 मिनट दिन में अच्छे से पढ़ना है। अभी 15-20 मिनट, फिर 1 घंटे का टाइम पीरियड होगा, फिर मैथ्स के भी दूंगा। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 5 मिनट में 20 क्वेश्चन करने। ठीक है, याद रहे। ठीक है जी, ये आपको सबको पता ही है ना बेटा, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, कैसे एग्जीक्यूट करा गया है हमारे गुरु तेग बहादुर जी को। ठीक है जी, गुरुद्वारा शीशगंज में आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आते हैं जफरनामा क्या है। देखिए, एक ऑफ द ट्रैक तो मैं आपको बात बताता हूँ। आपको शायद पता होगा कि जो अम, छत्रपति शिवाजी हैं, वो एक टाइम पे मुगलों के लिए भी लड़े हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, जब वो किसी के अंडर थे। अब हिस्ट्री को हम अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। उन्होंने भी लेटर लिखा औरंगजेब को, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो आप मुझसे इतनी सारी वॉर्स हारे हो, जो हम आपके साथ वो गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, उसके चक्कर में आपने जजिया कर लगाया है। उसी प्रकार से
गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी एक लेटर लिखा था औरंगजेब को, उसे बोलते हैं जफरनामा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जफरनामा क्या है। तो 1705 के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक लेटर लिखा था औरंगजेब को, और उसका क्या है, जफरनामा, और ये है वो पत्र। ठीक है जी, वो ये पत्र है, जफरनामा उसको कहा गया है, आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद उसने क्या क्या बैन करा, इससे पहले हम समझते हैं इसके नाम के आगे आलमगीरी क्यों लगाया गया। आलमगीरी का मतलब होता है कंकरर ऑफ द वर्ल्ड, और ये बात सच भी है, उसने सब कुछ जीत लिया। उसके बाद अगर आप देखो तो उसने अपने आप को जिंदा पीर बोला है। जिंदा पीर क्यों बोला है, मैंने आपको बताया था, एक ये भी फैक्ट था कि वो फकीर बन गया था। इवन अभी जब आपको इसका मैं एंड पढ़ाऊंगा, तो उसने अपने मरते दम तक एक बात दुनिया को सिखा के गया, मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस जिंदा पीर क्यों कहा गया, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग क्यों कहा गया, मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में। इसने अपने यहाँ पर सिंगिंग बैन करवा दी, अपने यहाँ पर सती बैन करवा दी, झरोखा सिस्टम बैन करवा दिया। झरोखा दर्शन समझ में आएगा क्या था, राजा आएगा। उसके बाद कलमा जो लिखे होते थे क्वाइंस के ऊपर, उनको भी बैन करवा दिया। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी और पाम रीडिंग बैन करवा दी। उसके बाद तुलादान प्रैक्टिस बंद करवा दी। तुलादान में क्या होता था, राजा को सोने से तोलते थे, उसको बैन करवा दिया। और औरंगजेब ने भांग और अल्कोहल को पब्लिक प्लेस पे पीने से मना करवा दिया। उसके बाद औरंगजेब खाली टाइम के अंदर वियाना बजाता था, वियाना फेवरेट था उसका। उसके बाद फतवा आलमगीरी क्या था, फतवा आलमगीरी में उसके कोड थे, कोड जैसे जो फतवा वो लिखता था, जारी करता था, उसको कोड्स थे, फतवा आलमगीरी। उसके बाद तुलादान दर्शन और झरोखा दर्शन में आपको बताया चुका, क्योंकि जो अकबर ने स्टार्ट किया था ये झरोखा दर्शन, और मैंने आपको बताया झरोखा दर्शन में क्या था, राजा आता था प्रजा को देख के भी दीवाने खास दीवाने आम, मैंने आपको सब बताया। तख्त कहाँ पे बैठा हुआ था ना वो, पिकॉक थ्रोन कहाँ पे था, वो उसने बैन करवा दिया था। उसके बाद औरंगजेब ने 1686 के अंदर बीजापुर को भी अपने कंट्रोल में पूरे तरीके से कर लिया था। और उस समय आदिल शाह जो था वहां का वो हेड था, पहले भी वो गया था लड़ने के लिए, जब उसके भाई ने उसको गुजरात भेजा था, फिर मुराद शाह को रिप्लेस करा उसकी जगह पे। तो 1686 के अंदर औरंगजेब ने बीजापुर को पूरे तरीके से अपने काबू में कर लिया था। और उस समय राजा कौन था, आदिल शाह। गोलकोंडा 1687 में उसने करा, सब साउथ के किंगडम जीत लिया उसने। बीजापुर 1686 के अंदर, गोलकोंडा 1687 के अंदर, और उस समय वहां का राजा था अब्दुल हसन कुतुब शाह। उसके बाद संभाजी, उनको वो एग्जीक्यूट कर देता है, छत्रपति शिवाजी के बेटे हैं ये, उनको वो एग्जीक्यूट कर देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1707 तक औरंगजेब की डेथ हो गई है, 1658 में गद्दी में बैठता है। जब औरंगजेब अपने आखिरी समय में था तो उसने भारत को 21 प्रोविंस में बांटा हुआ था, या 21 सूबों में बांटा हुआ था। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए सारे के सारे, ये 21 सूबा थे उसके। ठीक है जी, 21 सूबा थे सारे के सारे उसके। तो ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर के अंदर। उसके बाद उसने अपने आप को टाइटल दिया था शाबिते उज जमानी। ठीक है जी, सॉरी 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 सॉरी, जो शाहजहां की जो सेवा करती थी जहां आ रहा, उसने अपनी बहन को एक टाइटल दिया था सैयबत उस जमानी का। और 31 जुलाई 1658 पहली बार वो राजा बनता है। फिर दोबारा कब बनता है, 5 जून 1659 को। आप अगर ध्यान दो तो दो वॉर्स हुई हैं इनके बीच में, धर्मक का युद्ध, ख्वाजावा का वो था ना, मुदगर का वॉर, वो मैंने आपको बताया। 1707 तक उसकी तबीयत बहुत खराब थी, वो दक्कन में फिर से लड़ने के लिए जा रहा था। 80 साल का वो हो चुका था, 86 साल का हो चुका था। तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। उसका बेटा और उसकी बेटी, आजम शाह उसका बेटा है, और जीनत उन निसा उसकी, आजम शाह वही है जिसने वो बनवाया अपनी माँ का मकबरा। तो ये दोनों ही अपने फिर बाप की कब्र को लेके जाते हैं। तो ये वसीयत में लिख के गया था। आपने जितने भी मौजूलम देखे, कितने क्या मौजूलम बने थे उस टाइम पे, जितने मुगल्स हैं, क्या उन्होंने अपने मौजूलम बनवाए हैं, क्या कब्रें बनवाई हैं। इसने ये कहा कि मैंने जितनी टोपियां बेची हैं, उससे जो पैसा आया है, मेरी कब्र उससे बनेगी। मेरी कब्र के ऊपर कोई भी चादर नहीं चढ़ेगी सिल्क की, किसी की भी नहीं, एक कपड़ा चढ़ेगा जो गरीबों को चढ़ता है। उसके बाद मेरी कब्र के ऊपर जब मेरे को जब मैं मरूंगा, तो मेरे चेहरे के ऊपर कपड़ा ना किया जाए। ये मैं भगवान को अच्छे से देखना चाहता हूँ। दूसरा ये कहता है कि मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ थी भगवान ने दी, लेकिन मैंने बहुत बुरे कर्म करे।
ठीक है जी, ये बंदे को आखिरी समय में समझ में आता है कि मैंने क्या करा। उसके बाद उसने बोला कि जहां मेरी कब्र होगी उसके ऊपर कोई भी वो नहीं होगी, बिल्डिंग नहीं होगी। ऐसा उसने इसलिए कहा कि मैं पूरी मरने के बाद भी मैं धूप में सड़ता रहूं। 1707 में मरा, आज तक उसकी कब्र वहीं पे ही है, तो आज तक वहां पे नहीं बना। और उसने बोला कि मेरे पे एक पेड़ लगा देना मेरी कब्र के ऊपर, ठीक है जी। और इसकी कब्र कहाँ पे, तो इसका एक सूफी सेंट था, है ना, बहुत सुनता था, धार्मिक बहुत था, बहुत लोगों को सुनता था। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके एक वो होते थे, गुरु थे, उनका नाम था शेख जैनुद्दीन। तो ये है इसकी कब्र, इसकी कब्र है, आपका औरंगजेब की कब्र है। तो आप देखिए इसकी कब्र कैसी है, और बाकी, हाँ, महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद के अंदर है। बाकी सबकी कब्रें आप देख लो कैसी हैं, इसकी कदर जो है वो कैसी है। और वो कैसे पहुंचा दिल्ली से आगरा, वो लड़ने के लिए जा रहा था, बस रास्ते में उसकी कैंप पे मौत हो जाती है। और वो अपनी जाते जाते बोल के गया था कि मुझे मरने के बाद ऐसे करना, क्योंकि अपने अंतिम समय में सबको समझ में आ जाता है कि हमने पूरी लाइफ में क्या करा है। तो उसको भी समझ में आ गया होगा, और वो अपनी वसीयत में लिख के गया था ये। उसके बाद वही वॉर्स ऑफ सक्सेशंस होती हैं, फिर तो ऐसे ऐसे आते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला आया, आजम शाह, बहादुर शाह आया। तो आपको पता ही है उसके बाद तो क्या बुरा हाल करा अंग्रेजों ने, मराठाओं ने तो पूरा का पूरा दिल्ली तक अपना परचम लहरा दिया था। तो ये था औरंगजेब, और एंड ऑफ मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत यहाँ पे मतलब 1707 के अंदर इनकी मेजोरिटी वो खत्म हो चुकी है, मुगल सल्तनत यहाँ से खत्म हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।